वेलकम बैक व्यूअर्स। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ अ सिस्टम, उसको अप्रोच करके कैसे डायग्नोसिस करेंगे। और यही पार्ट 2 वीडियो है, कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 पहले देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया कार्डिनल सिम्टम्स के बारे में। पार्ट 2 में हम अनदर क्लू के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं वो क्लू क्या है। सो नंबर 2 पॉइंट है प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। It is very important to ask sometime. Patients with chronic medical illness have many symptoms over years due to many comorbid conditions. However, ask specific about the symptoms that has compelled patient to visit the hospital. Let's have a case scenario. पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट क्या है। फर्स्ट में हमने कार्डिनल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। कार्डिनल सिम्टम्स आर दोज सिम्टम्स विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। ऑलराइट, वो हमने डिस्कस किया था, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं, इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सेकंड है प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द पेशेंट। ये होता क्या है बेसिकली, चीफ कंप्लेन जो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आए हैं हॉस्पिटल में। ऑलराइट, जब पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो उनकी जो दिक्कतें होती हैं कई सारी हो सकती हैं। ऑलराइट, लेकिन उसमें हमें पिकअप करना है उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ा। ओके, यानी ये वो सिम्टम है जिसने पेशेंट को ज्यादा तकलीफ दिया है या ज्यादा प्रॉब्लम पेशेंट के लिए कर रहे हैं, इसलिए वी हैव टू पिक अप दैट सिम्टम व्हिच हैज कंपेल्ड द पेशेंट टू विजिट द हॉस्पिटल। ऑलराइट, सो ये हमें तब यूजफुल होता है जब बहुत सारी पेशेंट की दिक्कतें होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ पे एक हमने केस लिया, मिस के 45 ईयर हाइपोथायराइड डायबिटिक और हाइपरटेंसिव फॉर 5 ईयर्स है, प्रेजेंटिंग विद वेट गेन ओवर 3 months, जनरलाइज्ड बॉडी वीक, headache and joint pains. She has poor complied with medication and diet advice. She has habit of snacking and does not exercise at all. So एक 45 ईयर की हाइपोथायराइड डायबिटिक हाइपरटेंसिव 5 साल से पेशेंट है, और ये इनका जो कंप्लेन है कि वेट गेन ओवर 3 मंथ, लास्ट 3 महीने से इन्होंने काफी वेट गेन किया है। ऑलराइट, जनरलाइज बॉडी एक है, दूसरा सिम्टम है जनरल बॉडी एक, थर्ड है हेडेक, फोर्थ है जॉइंट पेन। ओके, एंड शी हैज पुअर कॉम्प्लाइड विद मेडिसिन एंड डाइट एडवाइस। वो डाइट प्रॉपर फॉलो करती नहीं है और मेडिसिन को भी प्रॉपरली लेती नहीं है। ऑलराइट, सी हैज हैबिट ऑफ स्नैकिंग एंड डज नॉट एक्सरसाइज। बीच बीच में स्नैकिंग भी करती रहती है, डाइट के लिए डाइट एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। और उनकी जो मेन कंप्लेन है यहाँ पे हम देख सकते हैं, वन इज वेट गेन, सेकंड इज बॉडी एक, हेडेक एंड जॉइंट पेन। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स इनकी हैं। ऑलराइट, सो अब हमें क्या करना है, फॉर दिस पेशेंट इट इज एडवाइजेबल टू फोकस ऑन हर मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स। इन चारों तकलीफ में से जो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी जो उनसे ज्यादा दिक्कत परेशानी जिस सिम्टम्स हो रही, उसको हमें पहले एड्रेस करना है। हमने डिटेल हिस्ट्री जब लेंगे तो वेट गेन फॉर ओवर 3 months इज ए कंसर्न फॉर हर एंड शी वांट्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस। जब डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों आए, किस तरह की दिक्कतें थी, मेन तकलीफ क्या है जिसकी वजह से आना पड़ा अभी। देन शी सेज कि मेरा वजन 3 महीने से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट, इस वजह से मैं हॉस्पिटल मुझे आना पड़ा। ओके, हमने ये भी देखा देयर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, बट हियर वी शुड कोरिलेट इंटायर सिम्टम कीपिंग वेट गेन एज अ की पॉइंट टू द इन्वेस्टिगेट। इनकी और जो एब्सेक्सिव सिम्टम्स हैं उसको हमें, जो वेट गेन का सिम्टम है इसको सेंटर में रख के कोशिश करनी है कि ये सारे इनके जो सिम्टम्स है इसी से एक्सप्लेन हो जाए। ऑलराइट, सो अब क्या है, ऑल हर सिम्टम्स कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड बाय हर कंकरेंट इलनेस एंड मोस्ट लाइकली पोorly मैनेज मेडिकल कंडीशन इज गिविंग राइज टू दिस सिम्टम्स। हमें क्या लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो सारा सिम्टम हमने देखा है कि वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, हाइपोथायराइड और मेडिसिन प्रॉपर लेती नहीं है, तो पॉसिबली हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं उनकी किसी एक डिजीज से ही, और इन प्रॉपरली पोorly मैनेज जो मेडिकल कंडीशन है, अपनी जो दवाइयाँ प्रॉपर नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट एडवाइस नहीं फॉलो करते, उससे ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए। ऑलराइट, सो अब इसमें हम डायग्नोस्टिक वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट एब्नॉर्मलिटी द थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर लेवल। ओके, ये सारी चीजें डिरेंज हो सकती है, पॉसिबली थायराइड फंक्शन ज्यादा डिरेंज होगा, दैट इज गिविंग राइज टू वेट गेन। ऑलराइट, और साथ में दिस पेशेंट आल्सो नीड्स प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज काउंसलिंग। सो इसमें हमें क्या करना है, फोकस उस सिम्टम्स को करना है जो पेशेंट को मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ा, और उसी को हम पिन पॉइंट, उसी को हम फर्स्ट सिम्टम रख के, उसका 10 सिम्टम रख के हम उसके आसपास कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, चाहे सारी जो चीजें हैं, ऑल दो सिम्टम्स उसी से एक्सप्लेन हो जाए। ऑलराइट, सो ये हमें तब यूजफुल आता है जब पेशेंट की कई सारी दिक्कतें होती हैं, मल्टीपल जब सिम्टोमेटिक
पेशेंट होते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स जब होते हैं, उसमें हमें उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को पिकअप करना है जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ा। राइट। थर्ड अप्रोच जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें स्पेशली समझना है, प्रायोरिटी सिम्टम अप्रोच और एबीसी अप्रोच इन इमरजेंसी। एग्जाम्पल इसका क्या है कि यदि पेशेंट को इमरजेंसी में लैंड अप हुआ है, कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया, ठीक है, उस पेशेंट में हमें प्रायोरिटी सिम्टम अप्रोच करना है। प्रायोरिटी सिम्टम अप्रोच क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, इसको हमें केस से अभी समझेंगे। तो स्पेशली इमरजेंसी पेशेंट में, जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, पहले सबसे पहले हम उनको स्टेबलाइज करना होता है। एबीसी अप्रोच जो हमने प्रीवियस अपने वीडियो डिस्कशन में हमने उसको देखा था, एबीसी अप्रोच हमें इमरजेंसी में करना चाहिए, क्विक असेसमेंट और ट्राई टू स्टेब्लिश क्विक डायग्नोसिस इफ पॉसिबल। ओके, सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना जरूरी होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी अप्रोच करके पेशेंट को स्टेबलाइज करना, उसके बाद डिटेल हिस्ट्री लेके ट्राई टू फिगर आउट कि पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है। ऑलराइट, बट होता क्या है, सो ऐसे में हम कैसे हाउ विल वी प्रोसीड, हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सम टाइम व्हेन वी फेस पेशेंट विद कंबाइंड इलनेस एंड कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एसेस। हियर इज अ केस एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ए 60-year-old known hypertensive diabetic COPD patient coming to emergency room with complaints of dyspnea for 5 days that has worsened from his baseline. He also complained of palpitation sometime. Alright, so ये एक 60-year-old male patient है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, COPD के पेशेंट है, इमरजेंसी में आया, 5 दिन के साथ उनको सांस फूल रही है और वो उनकी जो बेसलाइन जो सांस फूलती थी पहले, जो सांस फूलती थी उससे ज्यादा है, और ये बताते हैं कि मुझे कभी कभी पैल्पिटेशन, धड़कन भी महसूस होती है। ऑलराइट, सो अब इसमें क्या है, इस ऐसे सिम्टम्स में, अब चूंकि ये जो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, ये सिम्टम्स हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, COPD है ही, इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का भी हो सकता है। सो अब इस शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ को हमें प्रायोरिटी सेट करना है कि विच सिस्टम कैन गिव राइज टू दिस सिम्टम। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ को दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस में सो वी हैव टू बी वर्क अप द ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज मोर क्रूशियल फॉर द पेशेंट। इसमें हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को फोकस करना है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ऑल्दो देयर इज नो हायरार्की अमंग ऑर्गन सिस्टम, एवरी ऑर्गन सिस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम को हमें फोकस करना है, बट ऐसे में जहाँ पे सिम्टम्स एक स्पेसिफिक होता है और मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम को एड्रेस करना है, लुक आफ्टर करना है, जो कि लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ को दें तो ट्राई टू एक्सप्लेन द शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ विद द कार्डियक कंडीशन। पहले हम कार्डियक कंडीशन को एसेस करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी को एसेस करेंगे, फिर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी एड्रेस करेंगे। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले, चूंकि ये पेशेंट क्या है, इस पेशेंट को हाई रिस्क फैक्टर कार्डियक डिजीज क्या है, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक ऑलरेडी है, COPD, ये सारे नोन फैक्टर्स है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के। तो पहले शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ को हम एक्सप्लेन करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, उससे एक्सप्लेन नहीं होता तो विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द COPD। सो मोर और लेस इसका इंपॉर्टेंस ये है कि शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ को जब हम वर्कअप करने जाएंगे तो हम साइड बाय साइड सारे सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे, वन कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, देन COPD के लिए, देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, पुटिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑन द टॉप प्रायोरिटी। सो ये इसका कोर मैसेज हुआ। ऑलराइट, सो in this case, it is always useful to see cardiovascular status first by ECG, cardiac enzymes, possibly 2D UKBA, to rule out first among with other diagnostic organ like chest X-ray and metabolic panel. So इसमें हमें प्रायोरिटी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रखना है। सो हमें सबसे पहले ECG करना है, कार्डियक एंजाइम्स, ECG में कुछ चेंजेस आते हैं तो कार्डियक एंजाइम्स करना है, 2D इको करना है, एंड वी हैव टू डू अ चेस्ट एक्सरे आल्सो एंड मेटाबॉलिक पैनल आल्सो। ऑलराइट, विद ऑल दिस इन्वेस्टिगेशंस। हैरिसन में हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2 बेयर मिनिमम इन्वेस्टिगेशन इन शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ। कोई पेशेंट हमारा शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ का आए हैं तो 2 इन्वेस्टिगेशन दैट इज मिनिमम टू डू इज, वन इज ECG, अनदर इज अ चेस्ट एक्सरे। ऑलराइट, सो हम ECG करके देखेंगे, पहले कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को हम टॉप प्रायोरिटी पे पहले रखेंगे, एंड द यूजफुलनेस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट वाइटल पार्ट इज नॉट मिस्ड एंड इज नॉट डिलेड। एबीसी अप्रोच टाइम सेविंग। इसमें क्या होता है कि यदि हम इसको फर्स्ट क्विकली करते हैं तो जो वाइटल पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यदि पेशेंट को, सी दिस एग्जाम्पल, यदि इस पेशेंट को शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर है, बिकॉज ऑफ कोरोनरी इंसल्ट है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से है, और हम COPD का ट्रीटमेंट करने लग जाए, ऑलराइट, तो क्या होगा, द पेशेंट का जो डायग्नोसिस है दैट विल आल्सो बी नॉट वेरी क्लियर। और दूसरा क्या है कि पेशेंट का जो एक टाइम होता है जो में जिसमें हम अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो डिले हो जाता है सम टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो सबसे पहले इसको हमें प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
करना हमको सारी चीजें ही हैं, बट वी हैव टू सेट ऑन द प्रायोरिटी। पहले मैं कार्डियोवास्कुलर को रूल आउट करूंगा, देन आई लुक फॉर द सीओपीडी, साइमल्टेनियसली मुझे करना है। ऑलराइट, सो नाउ अब इसमें क्या क्या अप्रोच हो सकता है, इसमें इस अप्रोच को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी अप्रोच 1, considering history of diabetes, one may think of diabetic related complications and may order investigation that will delay the diagnosis. Alright, approach 2 हो सकता है कि पेशेंट को COPD है, history of COPD will point towards acute exacerbation of COPD and patient may receive treatment for the same. हो सकता है कि हमें पेशेंट को COPD है तो वी कैन थिंक कि चलो COPD का acute exacerbation में आ गया तो पेशेंट को हम इसको acute exacerbation को COPD की लाइन में ट्रीट करेंगे। सो ये 2 अप्रोच से पेशेंट को ट्रीटमेंट पॉसिबली मिल सकता है यदि हम प्रॉपर वर्कअप नहीं करें तो। अप्रोच 3 क्या है, बेस्ट यही रहेगा, सिंस दिस पेशेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गेट एन ईसीजी डन टू सी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड और इस्केमिक हार्ट डिजीज। दिस अप्रोच is most appropriate in view of these clinical settings and such patient have underlying cardiac problem that are missed sometime. So always ऐसे पेशेंट में हमें इसी को रूल आउट करना है और जो मोस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है, मोस्ट प्रायोरिटी जो सिस्टम्स है उसको हमें इसमें टॉप पे प्रायोरिटी पर रख के वी हैव टू वर्क अप अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट। ऑलराइट, सो हैविंग कम टू द केस को देखते हैं इसमें। तो एक्चुअली क्या था, दिस पेशेंट डेवलप्ड एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड प्रेजेंटेड इमरजेंसी विद डिस्निया। ये पेशेंट COPD का है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, हाई रिस्क फैक्टर ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज इनको है। सो इनको को याद 5 दिन से जो शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होता है इज बिकॉज ऑफ साइलेंट MI। हमें पता है कि डायबिटीज में साइलेंट MI होता है और ये शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ बिकॉज ऑफ LV फेलियर के कारण इनको हो रहा था। अब होता क्या है, डायग्नोस्टिक डिले इन सच पेशेंट में प्रूव फेटल आउटकम समटाइम। हमने ECG नहीं कराया, हमने एक्सरे कराया, एक्सरे में हमें हाइपरफेरेंट लंग फिल दिखता है, हम COPD के लाइन में मैनेज करने लग जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कार्डियक पार्ट हमें रूल आउट नहीं कर पाते और ये एक बहुत डेट्रीमेंटल होता है। तो सीधा एक्सरे यहाँ पे हम देख सकते हैं QS कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, these are the QS V1, V2, V3, T inversion, this all sign even entirely V4 also sometimes। ये पूरा का पूरा जो QS कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, here we can see this one, ये QS this one। So this all signifies कि पेशेंट को डेवलप्ड एक्यूट MI, साइलेंट MI था, डायबिटिक में हमें पता है साइलेंट MI होता है, and that led to left ventricular failure, and for that patient presented with the dyspnea in emergency room. So this is the important to rule out. Here we can see this simple ECG finding suggestive of old MI. पेशेंट को ओल्ड MI हुआ था 5-6 डेज पहले, एंड ही डेवलप्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बिकॉज ऑफ दैट। डीप QF यहाँ देख सकते हैं, दिस QF 1, here is the one, डीप Q, ओके। रेजिड्यूल ST एलिवेशन, ये 2 ST एलिवेशन यहाँ प्रेजेंट है इन V1 to V3, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म मॉर्फोलॉजी, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म मॉर्फोलॉजी। बाइफेजिक इन्वर्टेड T हम देख सकते हैं, ये टिपिकल 3 में ये बाइफेजिक है। पॉइंट नंबर 3 and 4, poor progression of R wave. Here we can see poor progression of R wave. R wave की जो amplitude है that is fading as progress to the lateral leads. So this pattern indicates prior infarction of the anteroseptal and lateral wall. Alright. So ये एक important, अब ये if we do the ECG in this patient we can clinch the diagnosis. Alright. So इस तरह से हमें सिस्टम को प्रायोरिटी वाइज और सिम्टम्स को उसके अकॉर्डिंगली हमें इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या आता है, ट्रीट बोथ सिस्टम कॉजिंग सिम्टम्स। सम टाइम जब हमें ये नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल यदि हम प्रीवियस केस को लें, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, कार्डियक है, रेस्पिरेटरी बोथ है, सो उसमें हमने देखा कि कार्डियक पार्ट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, ओके। सो नॉर्मली क्या होता है, इफ एनी सिम्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय डुअल सिस्टम पैथोलॉजी, इन सच केस ट्रीट बोथ द डिजीज विद हाईली सिलेक्टिव मेडिसिन टू लोअर द साइड इफेक्ट प्रोफाइल ऑफ द मेडिकेशंस। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई एक सिम्टम है जो कि 2 सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो हमें उसको ट्रीट ऐसे करना है ताकि दोनों की जो म्यूचुअल ड्रग इंटरेक्शंस है वो लीस्ट साइड इफेक्ट प्रोफाइल की ड्रग्स चूज करनी है और हमें उसको ट्रीट उसी से करना है ताकि साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम हो। फॉर एग्जांपल यदि किसी कार्डियक पेशेंट को शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है बिकॉज ऑफ COPD, एक कार्डियक पेशेंट है, CAD का पेशेंट है, साथ में COPD का कंपोनेंट भी है उनको, और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ उनको रहता है बिकॉज ऑफ COPD और CHF दोनों की वजह से। CHF हम ट्रीट करते हैं डायरेटिक्स से, लैसिक्स, डाइटोर, उससे ट्रीट करते हैं, कार्डियक मेडिसिन भी चलती हैं, प्लस COPD को हम ट्रीट करते हैं निबुलाइजेशन थेरेपी से एंड समटाइम ब्रोंकोडायलेटर्स, ओरल ड्रग्स। सो ऐसे पेशेंट में हमें पता है कि ओरल ड्रग्स हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे लाइक डेडिफाइलिन, टर्ब्यूटालिन देंगे तो इनसे क्या होता है, एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्रीफरेबली ऐसे पेशेंट में शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ के लिए बेटर ये है, फॉर COPD के लिए वी कैन यूज
सिलेक्टिव ड्रग्स जो कि निबुलाइजर फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जिससे उनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, कार्डियक जो सेफ्टी है वो बढ़ जाए, हार्ट पे उनका साइड इफेक्ट ना हो। ओके, सो इन दिस वे वी कैन चूज फॉर एग्जाम्पल एक सीओपीडी सीएडी दोनों पेशेंट में इस तरह के ड्रग्स चूज करने जिससे कि पेशेंट को साइड इफेक्ट प्रोफाइल मिनिमल हो। ओके, ड्रग इंट्रैक्शन मिनिमल हो। और यदि प्योर सीओपीडी का पेशेंट है तो हमें पता है कि प्योर सीओपीडी पेशेंट को एज पर शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ उनकी जो हमारी जो गाइडलाइंस है जीना और जो गोल्ड की गाइडलाइंस है उनको हम ब्रोंकियल अस्थमा सीओपीडी को उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। ओके, बट व्हेन यही पेशेंट को सीएडी हो जाता है तो हम अपनी इनहेलेशन थेरेपी को मॉडिफाई करते हैं, ओरल ब्रोंकोडाइलेटर्स को भी कई बार मॉडिफाई करते हैं ताकि कार्डियक सेफ्टी और कार्डियोटॉक्सिसिटी उन ड्रग्स की वजह से ना हो। ऑलराइट, सो shortness of breath in COPD and CAD patient can be both due to underlying disorder contributing to the symptom in different proportion at different time. Alright, मतलब COPD और CAD के पेशेंट में shortness of breath का जो एक्सर्बेशन होगा, कई बार वो हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, कई बार COPD का एक्सर्बेशन हो सकता है, और मोर और लेस कई बार ये चीजें डिफरेंट करना इट्स नॉट वेरी इजी समटाइम कि ये जो शॉर्टेस्ट ऑफ ब्रेथ है इसमें बहुत ज्यादा पार्ट COPD का है या CAD का है। सो इन दैट सिचुएशन हमें दोनों को ट्रीट करना है, CHF को भी ट्रीट करना है, COPD भी ट्रीट करना है, बट वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव हमें रिगार्डिंग व्हेन वी चूज द मेडिसिन। ओके, सो देयरफॉर आवर जॉब इज टू ऑप्टिमाइज बोथ COPD एज वेल एज CAD। ऑलराइट, सो टू कंक्लूड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हमने पढ़ा ऑलरेडी, डिस्कस किया, एंड क्लिंच द कार्डिनल सिम्टम्स, क्लासिकल साइन इन मेडिसिन जो हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था, क्विक रैपिड रिस्पांस विद टाइम सेविंग अप्रोच इन इमरजेंसी सिचुएशन, ABC अप्रोच, इमरजेंसी सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी क्विक इन डायग्नोसिस समटाइम आल्सो, एंड सम अप ऑल द फाइंडिंग्स एंड देन डायग्नोसिस, सारी फाइंडिंग को सम अप करके देन वी शुड रीच ऑन अ प्रोविजनल डायग्नोसिस और अ समटाइम फाइनल डायग्नोसिस आल्सो। एंड रिमेंबर परसिवरेंस इज ऑलवेज द की, हमें इस चीज को बार बार और कई बार इसको रिपीटेडली हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल दिस स्टडीज, हर केस को बार बार, एक बार, दो बार, मल्टीपल टाइम्स हम हिस्ट्री लेने के अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वी विल सक्सीड वन डे। ओके, सो अगेन सर विलियम मोसले has said already, the art of medicine is to be learned only by experience. It is not an inheritance. All right, it cannot be revealed. Learn to see, learn to hear, learn to feel, learn to smell, and know by the practice alone you become an expert. So do more practice, history taking, clinical examination, clinical clues to diagnosis. Okay, so in this way we will reach the diagnosis and we can serve the patient better. All right, thank you so much for watching the video. Kindly like, comment, share and subscribe the channel for more new updates and share among your friends also. Thank you so much.